सूरत खौफनाक होती जा रही है। अमेरिका ने बड़े शदीद हमले किए हैं जनूबी ईरान पे। 6 मुख्तलिफ इलाके हैं जनूबी ईरान के जिनके ऊपर अटैक किया गया। अमरीकी इल्जाम यह है कि आबना हुरमुज़ से कुछ जहाज गुजर रहे थे, उनमें से 3 के ऊपर ईरान ने अटैक किया और जवाबी हमले में अमेरिका ने बहुत शदीद हमले किए हैं जनूबी ईरान के ऊपर, जबकि ईरान का यह कहना है कि अमेरिका ने MOU की खिलाफ वर्जी की है। असल मामला क्या है जरा थोड़ा आप समझ लें। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का और उनकी तदफीन का वो सारा मामला शहादत के बाद हो जारी है और आजकल वही दिन चल रहे हैं। आज के दिन में जो है उनकी तदफीन मुकम्मल हो जाएगी। तो अमेरिका बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की मर्जी के खिलाफ मुख्तलिफ रूट से आबना हुरमुज़ में से वो कुछ और बहरी जहाज और टैंकर्स निकाले, लेकिन ईरान का ये कहना है कि जो हमारी मर्जी के बगैर जाएगा वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और उसको हम रोकेंगे, वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अब अमेरिका वहां से पुराने तरीके से निकालना चाहता है क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है कि जनाब आपने चंगी लड़ाई लड़ी है, आबना हुरमुज़ के ऊपर ईरान का और ओमान का कंट्रोल हो गया, वो जैसे मर्जी करते हैं, आप वहां पे कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि हमने ईरान को वहां पे दीवार के साथ लगा के यहां से जहाजों को खुद निकालना और पहले की तरह निकालना है। ईरान ने जिद पकड़ी हुई, हम नहीं जाने देंगे और ये इस चीज के ऊपर सारी लड़ाई हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम शदीद हमले करेंगे और दोबारा भी करेंगे और ईरान ने बहरीन के अंदर बड़ा तगड़ा जवाब भी दिया है। तो ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही, लगातार दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। एक और वाकया दहशतगर्दी का हुआ जिसमें 2 क्रिकेटर्स को कत्ल किया गया, दोनों का ताल्लुक अकलियत के साथ था और इसमें एक दावा भी किया गया ये जो कत्लेआम किया गया है क्रिकेटर्स का, इसमें जो मुलव्विस गिरोह है वो है जी IS खुरासान, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। ये वाकया मस्तूम में हुआ और उसके बाद जो है वहां पे काफी कशीदगी है। मसीही बरादरी से ताल्लुक है, दोनों अफराद, दोनों खिलाड़ी थे और क्रिकेट के प्लेयर थे। वहां एक ग्राउंड के अंदर इन्हें कत्ल किया गया और लगातार सड़कों के ऊपर गाड़ियां रोकते हैं, आग लगा देते हैं, सड़कों से जा रहे हैं जो लोग उनको अगवा कर लेते हैं, उन्हें कत्ल कर लेते हैं। मुसल्ला जत्थे एकदम आते हैं, आकर पुलिस पे, सिक्योरिटी फोर्सेज पे अटैक कर देते हैं, पूरे के पूरे शहरों पर कब्जे कर लेते हैं, बैंकों को और जितनी भी वहां पे अमला के उनको नुकसान पहुंचाते हैं लूट लेते हैं, पुलिस का असला साथ लेकर चले जाते हैं। एक अजीबोगरीब सूरत हाल है बलूचिस्तान में और कोई मानने को तैयार ही नहीं है। DG ISPR ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के जो अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान में, इनके पीछे भारत का हाथ है। तो इसका मतलब है भारत तो कामयाब हो रहा है। अगर भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो इमरान खान की आंख साया कर रही हैं, इमरान खान की बहनों को एहतजाज करने से रोक रही हैं, वो बुशरा बीबी को जेल के अंदर निशानी इबरत बना रही हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को कुचलने का बंदोबस्त कर रहे हैं, या रिजवी बरादरान को कब तक उन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा रखना है इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, या कश्मीर में अवामी तहरीक को कैसे कुचलना है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है कि वो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को कुचलने का काम लगातार करती रहे या सियासतदानों को निशाना बनाती रहे? भाई उनका काम तो दहशतगर्दों से लड़ना है। भारत अगर बलूचिस्तान में लगातार कामयाब हो रहा है तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां हैं और उनकी जिम्मेदारी कहां? पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने या अपोजिशन जमातों ने एक APC बुलाई और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें वाजे की हैं। उसका जो एलामिया है वो जो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो सदारत करवाई गई वो अख्तर जहां मेंगल साहब से करवाई गई। बलूचिस्तान के एक पुराने सियासी रहनुमा है, महमूद खान अचकजई भी उसके अंदर शामिल थे, बलूचिस्तान से और लोग भी शामिल थे, जबकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अंदर शमूलियत की। हुकूमत आपको पता है इसके अंदर कभी शामिल होगी नहीं क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में बैठी है। तो जो APC का एलामिया है वो क्या कहती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों और बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार, गैर नुमाइंदा हुकूमत और पॉलिसियों को बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया, बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, सब लोग माने कि उसने कहां पे गलती की। फिर जनाब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान, फारूक बलूच, अली वजीर, शाह महमूद कुरैशी, ईमान मजारी, हादी अली चट्टा और दीगर सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं। APC एलामिया में बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी और जबरी गुमशुदगियों के खात्मे का भी मुतालबा किया गया। बलोच अवाम की मुआशी जो उनका इस्तेहसाल किया जाता है उसके खात्मे और वसाइल पर उनका हक तस्लीम किया जाए कि वो बेचारे वहां के रहने वाले, उनके वसाइल उनके हैं, तो पहले पैसा उन पे खर्च करें, बाद में आप अपनी जेब में डालें। फिर दहशतगर्दी के तमाम वाकयात की गैर जानिबदार कौमी कमीशन से तहकीकात कराई जाए। बलूचिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर वसी सियासी डायलॉग भी शुरू करवाए जाएं। DRA और दीगर कवानीन का गलत इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा किया गया और यह भी कहा गया कि जो गैर नुमाइंदा हुकूमत है फॉर्म 47 के ऊपर लाकर भुट्टी को वहां बिठा दिया है और उसने अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई हुई है सरकार के खर्च से। तो ये सारी चीजें करने के बाद ये जिम्मेदार है, इनको जिम्मेदार करार दिया गया और अख्तर मेंगल साहब ने इसकी सदारत की थी। तो ये जनाब लुबे लुबाब है। अख्तर मेंगल ने वहां पे बहुत सारे गिले शिकवे किए, बहुत सारी बातें की। महमूद अचकजई साहब की कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा घंटे भी बता दिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान में पुलिस वाले लड़ते रहे और शहीद होते रहे और वो मदद मांगते रहे, लेकिन उनको मदद दी नहीं गई। 12 बजे
ज़ियारत साने में इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां खत्म हो रही हैं, ये लोग ज्यादा हैं, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाएं। सुबह 5 बजे तक वो मेहनत करते रहे, वो लड़ते रहे। 5 बजे के बाद उन्होंने अपने अजीजों को टेलीफोन किया कि हम बिल्कुल बेबस हो गए, मेहरबानी करें, अगर वो नहीं आते यानी सिक्योरिटी फोर्सेज वाले नहीं आते तो आप मेहरबानी करें और कुछ इमदादी सामान हमें पहुंचाएं, कोई असला वगैरह आप लेकर आए। नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की जा रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से, और आज भी उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उनकी मैयत को कुम पहुंचा दिया गया है और एक इतला के मुताबिक इस मैयत को इराक भी ले जाया जाएगा, जहां पे ये मैयत मुख्तलिफ मज़ारात पे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर जो जलीलुल कदर सहाबा इकराम और अहले बैत के मज़ारों पे ले जाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा है। इस वक्त मौजूदा हिस्ट्री में हमने नहीं देखा किसी भी लीडर के जनाजे में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को आते हुए। आयतुल्लाह अली खामनाई का नमाज जनाजा, अमरीकी सहाफियों ने कहा कि हमने इतना बड़ा नमाज जनाजा और इतना शानदार बंदोबस्त हमने कभी नहीं देखा। तो एक तो ईरानियों को जो है वो काबिल तहसीन है उनकी एफर्ट कि जिस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मामले को इतने मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने किया, और जिस तरह ईरानी कौम निकली इतनी शदीद गर्मी के बावजूद इतनी कामयाबी के साथ उन्होंने ये सारा काम अंजाम दिया है, बल्कि अभी जारी है। तो मैं आपको इसके बारे में रिपोर्ट करता रहूंगा। अब तक के लिए इतने। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात का दिन है। पार्टी के रहनुमाओं का भी नाम लिखवाया गया है और इमरान खान साहब की बहनें भी मुलाकात के लिए आज पहुंचेंगी अडियाला जेल में। कई महीने हो गए, 7-8 माह हो गए, इमरान खान साहब की कोई मुलाकात किसी से नहीं करवाई जा रही। सिर्फ एक वकील हैं जिनको इमरान खान साहब आखिरी बार मिले थे, और उसके बाद दुनिया को नहीं पता कि इमरान खान साहब किस हालत में है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर भी निकाला गया चंद मरतबा, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं, और इलाज के लिए तो जेल से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक आध बार यह बताया गया कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाया गया, लेकिन पता नहीं है कि उन्हें कहां ले जाया गया। और ये भी कुछ लोगों ने क्लेम किया कि कुछ लोगों ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करने की कोशिश भी की। अब ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बाहर कोई नहीं जानता। बहुत जल्दी कोई ना कोई खबर निकल आएगी। हम अपने तौर पे कोशिश करते रहते हैं, इधर उधर जोर लगाते रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी कोई खबर मिलेगी और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार जो मुतालबात कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि उनके इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया जाए। जो उनके अपने जाती मुआलजीन हैं उनको मुतमईन किया जाए कि इमरान खान साहब को एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या। तो ना सिर्फ जाती मुआलजीन को मुतमईन किया जाए बल्कि फैमिली की मुलाकात भी करवाई जाए, और फिर उनका जो इलाज है वो बाकायदा अस्पताल के अंदर करवाया जाए जहां पर उनकी फैमिली मुतमईन है। लेकिन ऐसी सहूलियात इमरान खान साहब को दी नहीं जा रही। मैं कपिल देव का इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जो जिंदगी इमरान खान ने गुजारी है ना, तो वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, उसके लाइफ स्टाइल का तो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उस आदमी में कुछ था जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। तो केसेस तो जो भी हैं, या जो इमरान खान ने किया या जो उनके साथ हुआ, वो अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जो इमरान खान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी उन्हें ट्रीटमेंट करवाने का, इलाज करवाने का मौका मिलना चाहिए, और ये दुनिया भर में लोग कहते हैं। बहुत सारे लेजेंड क्रिकेटर्स, बहुत सारे बड़े लोग वो ये बात करते हैं बार बार इमरान खान के लिए। तो जितनी आवाज इमरान खान के लिए उठ रही है, आप सोचें एक लम्हे के लिए कि इमरान खान दुनिया के ताकतवर लोगों में से एक आदमी है। इमरान खान वो आदमी है जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वो आदमी है यानी जिसे यूरोप में, बर्तानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे कोई पहचान की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में लोग उसे जानते हैं, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन आदमी है। जब इस तरह के आदमी के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस लेवल का जुल्म कर सकती है, तो ये अहम आदमी के साथ क्या करते होंगे या क्या करेंगे, इसके बारे में जरा एक बार सोचिएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने पर कॉल दिए कि जितने ज्यादा कारकुन आ जाएं, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, सबको वहां पहुंचाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मुजामत करें। अब देखें ना, मुजामत के लिए तो जोर लगाना पड़ेगा। मुजामत होगी तो फिर वफामत होगी। बैठ के बातचीत आपके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तभी करती है जब उन्हें लगता है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अदरवाइज वो आपके साथ कभी भी बैठ के बात नहीं करते। वो आपके साथ टेबल पे सिर्फ तब बैठते हैं जब उन्हें लगता है कि मुश्किलात बढ़ गई हैं, वरना वो जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। वो डंडे से मुल्क चलाते हैं और चीजें चलाते हैं जैसे वो हमेशा करते चले आए। पाकिस्तान में ना एक प्रॉब्लम पैदा हो गया नादरीन, मैं ये बड़े अरसे से डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत सारे लोग टेलीफोन करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, पैगामात भिजवाते हैं, तो मैं आज वो सारी चीज आपके सामने रख देता हूं। लोग मायूस हो रहे हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें लोगों का कसूर है, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत अजीब हो। ये बहुत सादा सी चीज है कि लोग मायूस हो रहे हैं। लोग ना लंबी जंग नहीं करना चाहते, लोग जल्दी जल्दी नतीजा हासिल करना चाहते हैं। लोग मुख्तसर लड़ाई के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। लोग नहीं चाहते कि लंबी लड़ाई हो। असाब की लड़ाई जो होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। उसमें आपको सब्र चाहिए, आपको इस्तकामत चाहिए, और यही सबसे बड़ा हथियार होता है इस लड़ाई में।
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में क्या कहते हैं, बार बार क्या तलकीन करते हैं, कितनी मर्तबा सब्र का जिक्र आया कि वो लोग, उनके लिए खुशखबरी है जो सब्र करते हैं। तो जो लोग सब्र करते हैं उनको लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है तो वो जीत जाते हैं एक दिन, और जो लोग सब्र नहीं करते वो जल्दी मायूस हो जाते हैं। तो अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, उसकी मदद से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद जरूर आती है उन लोगों के लिए जो लोग साबिर होते हैं। हमें ना छोटी छोटी लड़ाइयों की आदत है, फटाफट नतीजा निकल जाए, यहां गए ये कार्रवाई डाली फौरन नतीजा निकल गया, ऐसे नहीं होता। बांग्लादेश में अगर आज इनकलाब आए तो 15 साल तक बांग्लादेश के लोगों ने बर्दाश्त किया, मार खाई, और 15 साल के अंदर वो इस जगह पे पहुंचे कि उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया सारा निजाम। यही श्रीलंका में हुआ, यही नेपाल में हुआ। दुनिया में जहां पे भी इनकलाब आता है वो एक दिन में नहीं आता, या कोई तब्दीली आती है वो एक दिन में नहीं आती। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? मायूसी। कि जितनी मायूसी फैलेगी उतने ज्यादा लोग एफर्ट करना बंद कर देंगे, कोशिश करना बंद कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे माजी में बड़े तगड़े दिखाई देते थे, बहुत मुतहर्रिक थे, बड़ा जोर लगाते थे, वो मुझे उनमें से ना मायूसी की बू आई। वो मुझसे बात करते हैं, मुझे महसूस होता है, बल्कि वो खुद ये कहते हैं कि अब तो मायूसी हो रही है, कोई रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, आप अपने मकसद को सिर्फ पहचानिए और यह सोचिए कि क्या आप हक पे हैं। अगर आप हक पे हैं तो आप डट जाइए, नतीजा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निकालेगा। इमरान खान क्या कहता था? वो जेल के अंदर बैठा हुआ, वो मायूस नहीं हुआ। वो जेल में बैठा हुआ, उसने हार नहीं मानी। वो जेल में बैठा हुआ, वो डट कर अभी तक खड़ा हुआ कि नहीं, मैं इनका मुकाबला करूंगा, ये मेरी शराइत के ऊपर आएंगे, मैं इनकी शराइत के ऊपर नहीं आऊंगा। ये आसाब की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है मायूसी का कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मकबूल हो गई है, या इसका मतलब यह भी नहीं है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए बंदे मकबूल हो गए हैं। ये जब भी इलेक्शन होगा सारा पाकिस्तान निकलकर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ ही वोट डालेगा। इसका मतलब यह नहीं है। हां, यह जरूर है कि लोग एफर्ट अपनी थोड़ी सी कम कर देते हैं, जोर लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन लोग अपनी राय नहीं बदलते, ये हम सब जानते हैं। राय लोगों की वही रहती है, जहां उन्हें मौका मिलता है, जैसे ही उम्मीद की कोई किरण आएगी ना, आप देखेंगे लोग कैसे निकलेंगे। जैसे ही थोड़ी सी उम्मीद आएगी, ठंडी हवा चलेगी या कोई एक इंसिडेंट होगा, आप देखिएगा लोग कैसे निकलेंगे और कैसे ताकत पकड़ेंगे। तो जो लोग मायूस हो रहे हैं ना, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप मायूस ना हो, आप सिर्फ ये सोचें कि आप हक पर हैं। अगर आप हक पर हैं ना तो आप डट जाएं, जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ लें। कोई छोटी बात करता है, कोई बड़ी बात करता है, कोई बहुत बड़ी बात करता है, कोई बात नहीं करता, दुआ कर लेता है। जो जैसे कर सकता है, जितना हिस्सा डाल सकता है वो उतना हिस्सा डाले। मायूस नहीं होना आपने, क्योंकि मायूसी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। वो यही करते हैं, हमेशा आपको मायूस कर देते हैं। नहीं नहीं, इस मुल्क का कुछ नहीं बनना, और यार यही चलाते हैं या यही चलाते रहेंगे, ऐसे नहीं। कोशिश करें, जोर लगाए, थोड़ा लगाए, ज्यादा लगाए, पॉज लेना ना। आप रेस्ट करना चाहते हैं, आप थक गए इससे, निकल जाएं इसमें से थोड़े दिन के लिए, अपने आप को फ्रेश करें, फिर वापस आए, फिर नए सिरे से लड़ना शुरू करें। ये जल्दी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है, ये चलेगी। अभी इमरान खान साहब बाहर भी आ जाएंगे ना, फिर भी चलेगी। इमरान खान साहब की हुकूमत भी आ जाएगी ना, फिर भी चलेगी। ये लड़ाई अब इस कौम को एक दफा मंतकी अंजाम तक पहुंचानी पड़ेगी। नादरीन, ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं और ये ताज़ा कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहाना ही चाहिए होता है कीमतें बढ़ाने के लिए। ये अभी फिर कीमतें बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में 10 रुपए बढ़ती है तो ये यहां पे 100 रुपए बढ़ा देते हैं। ऐसी ही वारदात पाकिस्तान में हमेशा डालते हैं। अब हुआ यह है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो उसको जवाब फराहम कर रहे हैं। यानी अब्बास अराक्ची ने जो बात की, देखिए ईरान का रवैया बहुत सख्त हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। एक उन्होंने कहा कि हम ज़लज़ले जैसा जवाब देंगे, बहुत खौफनाक। ईरान के पास ऐसा क्या आ गया है या ऐसी कौन सी चीज उनके हाथ लग गई है कि अब वो बहुत खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ज्यादा मुज़ाकरात के अंदर। जबकि अमेरिका मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब यह बताया गया कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इराक के ऊपर, अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हमने भी उनको बहुत मारा, इस किस्म का जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं इसको कोई इतना बड़ा वो नहीं समझता मामला। देखिए, जब अमेरिका ने लड़ाई करनी हो ना तो अमेरिका एक पटाखे को भी बहुत बड़ा मसला बना सकता है, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं करनी तो फिर उन्हें बहुत मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको छोटी चीज लगते हैं, वो बड़ी बड़ी सूरत हाल को पी जाते हैं।
तो इस वक्त अमेरिकन बैकफुट में हैं, वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे ये बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका बगैर किसी मुआहदे के चीजों को लटका के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस सेविंग चाहिए वो वाली फेस सेविंग तो ईरान फिलहाल नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, कुवैत में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला है, जबकि 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने यह बताया, उनकी जो फोर्सेज हैं, कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हम पर मारे गए। इनमें से अक्सर को हवा में तबाह कर दिया। बहरीन में भी इसी तरह की चीजें रिपोर्ट हुई हैं और इराक में भी ऐसी ही चीजें रिपोर्ट हुई हैं। ईरानी फोर्सेज के मुताबिक ये जो नुकसान हुआ है, ये अमेरिकन पैट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आई है, जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ वीडियोज भी जारी की गई थी, कुछ दावा किया गया गुज़िश्ता रात कि अमेरिकी इंटरसेप्टर जो है, जो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे थे, उनमें से कोई फट गया है या उसमें कोई नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब ईरान दावा कर रहा है कि यह वो वजह है कि यहां सिविलियन का नुकसान हुआ, हमने नहीं किया। जबकि कुवैत ने फौरी तौर पे ईरानी सफीर को ईरान से, अपने मुल्क से निकलने के लिए कहा है और कुवैत उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है और कई जगहों से इसकी मजम्मत आई है। बहरहाल जो इराकची है वो ये कह रहे हैं जी हमने तो हमला अपने दिफा में किया है और इन मुकामात पर हमले कर रहे हैं जहां से अमेरिका को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और शिपिंग पर हमलों की इजाजत मिली हुई है। यानी ईरान कहता है ये हमारे जवाबी हमले हैं, जिस जगह से हमारे ऊपर हमले होते हैं हम वापस वहीं पे अटैक करते हैं। अब ये इस हमले के बाद जो है वो सूरत दोबारा से कशीदा हो गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान ने एक और धमकी लगाई है और ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान बहुत खुलकर आ गया गुज़िश्ता चंद दिनों में। अभी ईरान ने कहा कि अगर बैरूत के ऊपर इसराइल हमला करता है या बैरूत को इसराइल ने निशाना बनाया तो हम बराह रास्त इसराइल के ऊपर अटैक कर देंगे, यह ईरान ने कहा। इससे पहले ईरान यह कहता रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे, अगर हमारी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया या हमारी कीमती जगहों को तबाह किया गया, एनर्जी के जो हमारे प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर बैरूत पे भी हमला होता है लबनान में, तो ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ इसराइल पे हमला कर देगा। ये ईरान का एक ताज़ा स्टेटमेंट है जिसने खलबली मचा दी है। अब देखते हैं कि इसराइल अपने हमले रोकता है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल और लबनान के बीच में एक जंगबंदी करवाई है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह भी इस बात पे मान गए हैं कि वो अब इसराइल के ऊपर फायरिंग, शेलिंग या बमबारी नहीं करेंगे और इसराइल भी उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करेगा। लेकिन जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बल्कि इसराइल ने तो यह भी स्टेटमेंट दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, हम ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। तो अमेरिका चाहता है सुलह, ईरान जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में है और इसराइल को सुलह सूट नहीं करती। अरब ममालिक अजीब एक मखमसे में फंस गए हैं, ना उनका कारोबार चल रहा है, ना उनकी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुल रही है, ना वो अपना कारोबार कर पा रहे हैं, ना वो सुख का सांस ले पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहां फंस गए। उन्हें इसराइल के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बार बार लबनान पे अटैक कर रहा है। उन्होंने पहले वार्न किया, उसके बाद उन्होंने मिसाइल चला दिए। ईरान के मुताबिक उन्होंने इसराइल को काफी नुकसान किया है। इसराइल के मुताबिक उन्होंने मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए हैं और वो बच गए हैं, जबकि इसराइल ने ईरान के ऊपर वापस हमला किया और फिर मिसाइल चला दिए। ईरान ने फिर एक और लहर मिसाइलों की चला दी। तो ईरान और इसराइल के बीच में एक तरह की जंग की कैफियत बनी हुई है, जबकि अमेरिका इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है। उन्होंने ईरान को भी कहा कि बस काफी हो गया, अब आप बंद करें। और इसराइल को, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया कि तुम भी जंगबंदी की तरफ जाओ और लड़ाई ना करो। सिचुएशन यहीं पे अभी तक रुकी हुई है। आलमी मंडी में फिर तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों की और अवाम की दिल की धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी होता है ना, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पाकिस्तान में आता है, सबसे ज्यादा रोला पाकिस्तान में डाला जाता है। अभी बजट की तैयारी है। बहरहाल पीपल्स पार्टी को जो मिल गया उसके बाद ऐसा दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी अब 28वीं तरमीम हो, बजट हो या कश्मीर के मामलात हो, हर जगह पे पूरी ताकत से वो खड़ी हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा।